नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी सीरियल किलर्स की श्रृंखला में अगली घटना है। अब तक मैं आपको 10 सीरियल किलर्स के बारे में बता चुका हूं। आज की घटना 11वें सीरियल किलर के बारे में है। आज का सीरियल किलर भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल से संबंधित है। 6 जून 2012 को कोल्लम में जिला है, वहां पर एसपी ऑफिस जंक्शन के फ्लाईओवर के नीचे 65 साल के एक व्यक्ति का सिर इस कदर कुचला हुआ मिला कि उसकी पहचान नहीं हो पाई। एक बड़े पत्थर से उसके सिर को कुचला गया। डेड बॉडी के पास वो पत्थर भी मौजूद था, जिस पे बड़ी मात्रा में खून भी लगा हुआ था। सवेरे 6 बजे जब उस फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट से संबंधित मजदूर इकट्ठा हुए, तब उन्होंने उस डेड बॉडी को देखा। शोर मचा, पुलिस आई और पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन इस घटना के बारे में मैं ये बता दूं कि 2012 की ये घटना आज 10 साल बाद भी इस मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। इतनी गंभीर ये घटना थी। उसके ठीक अगले दिन 7 जून 2012 को कोल्लम जिले में ही अप्पू कुट्टन आचार्य ये एक दुकान के वरांडे में सो रहे थे। उनकी गर्दन और सिर के बीच के हिस्से में किसी पत्थर से गंभीर चोट पहुंचाई गई। उनकी स्पाइन टूट गई और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इनकी पहचान हो गई। ये कोल्लम के ही अप्पू कुट्टन आचार्य इनका नाम था। ठीक 10 दिन बाद 18 जून को उसी फ्लाईओवर के नीचे बोंदन कुमार, जिनकी उम्र 65 साल थी, वो सो रहे थे और सुबह उनकी भी डेड बॉडी बुरी तरह से सिर कुचलने के कारण हुई मौत की वजह से मिली। उनकी भी पहचान हो गई। वो श्री बोंदन कुमार थे। 1 महीने का गैप हुआ। 3 अगस्त को शंकाथन, जो संथमकोट्टा के रहने वाले थे, जिनकी उम्र 55 साल थी, वो बस स्टैंड के वेटिंग शेड पर, बस के लिए छोटे छोटे स्टैंड होते हैं जिनमें शेड्स बने होते हैं, उसमें रात में सो रहे थे। सवेरे उनका भी शव मिला, जिसमें सर पर एक भारी पत्थर से वार करके सिर कुचल दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई। 5वीं घटना फिर 3 अगस्त के बाद 21 अगस्त 2012 को हुई। म्युनिसिपल बिल्डिंग चिन्नाकदा में सुदर्शन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, उनकी भी डेड बॉडी सुबह मिल गई। ये सभी लेबर क्लास के लोग थे। पास के जिलों से 4 पैसे कमाने के लिए शहर में आए थे। किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। रात में फुटपाथ पर जहां जगह मिल जाती थी, वहीं सो जाते थे। इसके बाद 2 और ऐसे व्यक्तियों का पता लगा, जिनके सिर पर पत्थर या भारी वजनी चीज से चोट पहुंचाई गई, लेकिन अस्पताल में उन्हें बचा लिया गया। वो 2 अभी भी जीवित हैं। जब इस तरह की कुल 7 घटनाएं हो गईं एक ही महीने में, आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर किस किस तरह की टिप्पणियां हुई होंगी।
आप जानते हैं घटना होती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पुलिस की गलती से हुआ। ऐसा लगता है कि पुलिस ने किसी से पैसा ले लिया। ऐसा लगता है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पुलिस का दर्द समझने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस की कमियां चूंकि सबके आंख के सामने होती हैं, इसलिए कमियों को गिनाया जाना बहुत आसान है। 1000 व्यक्तियों पर एक पुलिस के नेशनल एवरेज पर पुलिस से ये अपेक्षा है कि वो सारे 1000 व्यक्तियों के वेल बीइंग के बारे में 24 घंटे सतर्क रहे। ड्यूटी है पुलिस की, रहना भी चाहिए। लेकिन पुलिस पर भारी दबाव महसूस हुआ। पहली दूसरी घटना के बाद भी संबंधित क्षेत्र में जो गश्त की पार्टियां हैं उनका सुपरविजन संबंधित अधिकारियों ने शुरू कर दिया कि आप ही के क्षेत्र में ये घटना क्यों हुई है। लोग भागने लगे, दौड़ने लगे। रात की गश्त तेज की गई। जो इधर उधर की ड्यूटियां थीं उन्हें छांट के निकाल लिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं, शहर में अगर गंभीर घटना होती है तो शनिवार इतवार को कोर्ट्स बंद रहती हैं। कोर्ट में हर थाने से एक व्यक्ति पैरवी के लिए भेजा जाता है। यानी अगर किसी जिले में 60 कोर्ट्स हैं तो पुलिस के 60 जवान हर थाने से एक एक जवान वहां जाएंगे। कुछ एविडेंस के सिलसिले में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोर्ट्स में जाते हैं। जब 2 दिन छुट्टी हो जाती है तो ये सारी ड्यूटियां तोड़ ली जाती हैं कि भाई आज चूंकि आपकी कोर्ट में ऐसा नहीं है कि वहां आपको जाना आवश्यक है, इसलिए आप बंदोबस्त की ड्यूटी यानी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करेंगे। इसी तरह कोल्लम में भी तमाम इधर उधर की ड्यूटियों को, कुछ वीआईपी ड्यूटियां तोड़ ली जाती हैं। कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके तोड़ ली जाती हैं। 100-125 कांस्टेबल्स निकाले जाते हैं कि भाई इमरजेंसी है, हमें इतनी ड्यूटियां लगानी ही लगानी है। बहरहाल 7 जून को अप्पू कुट्टन की जब हत्या हुई, अप्पू कुट्टन आचार्य, उसके बाद 10 जून को गश्त पार्टी ने रात में करीबन 2 बजे एक व्यक्ति को घूमते हुए शक के आधार पर पकड़ा। पुलिस हर रात में घूमने वाले व्यक्ति को पूछा करती थी, तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या काम करते हो, ताकि पुलिस कुछ अंदाजा लगा सके कि कहीं यही तो नहीं है वो सीरियल किलर। जैसे ही पकड़ा गया वैसे ही उसने बाल नोचने शुरू कर दिए, शर्ट खोलनी शुरू कर दी, पैंट खोलनी शुरू कर दी, चप्पल फेंकने लगा और इधर उधर की सेंसलेस बातें करने लगा। पुलिस को लगा कि ये पागल आदमी है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना काम किया। उसे पकड़कर थाने तक ले आई और कोल्लम के मेंटल असाइलम यानी पागल खाने में उसे भेज दिया गया। कोल्लम में नहीं, शायद कोयम्बटूर में है या कहाँ है, पास के किसी बड़े जिले में पागल खाने में भेज दिया गया। उसके बाद फिर भी 18 जून, 3 अगस्त और 12 अगस्त को लगातार हत्याएं हुई। पुलिस ने सोचा ये वो पागल आदमी ही था, वरना ये हत्याएं क्यों होती। और इतनी सारी हत्याएं एक ही महीने में होने पर कोल्लम में शांत, केरल अपेक्षाकृत बहुत शांत है, क्राइम का रेट बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लिटरेसी रेट केरल का बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत हल्ला मच गया। लेबर क्लास जो सड़कों पर सोता था वो अपने अपने गांव भाग गया। शहर में अचानक लेबर यानी मजदूरों की कमी पड़ गई। तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कम मजदूरों से काम किया जाने लगा। प्रोजेक्ट्स के लोग उनको प्रोजेक्ट की साइट पर ही रुकने की व्यवस्था करने लगे, अपना सिक्योरिटी गार्ड लगाने लगे और पूरे शहर के फुटपाथों, टीन शेड्स या ऐसी जगह जहां चुपचाप सो के आदमी सुबह निकल सकता है, ऐसी सब जगहें खाली हो गईं। शहर में दहशत का माहौल हो गया। अखबार और स्थानीय चैनल ने पुलिस को भर भर के गालियां दी।
जब पुलिस को गाली देने का नंबर आता है तो बड़े बड़े विद्वान पैदा हो जाते हैं। वो बताते हैं कि साहब फला केस में तो पैसे लेने की फुर्सत है, गरीब आदमी मारा गया, उसकी विवेचना नहीं कर रहे हैं। एक फ़ोटो भी कभी कभी, पहले तो शायद उतना चलन न रहा हो उस समय, 12 में हालांकि मोबाइल भी आ गया था और एंड्रॉयड भी आ गया था। अगर गरीब पुलिस वाला कहीं बैठ के खाना खा रहा है किसी होटल पे, पैसे भी दे रखे हैं उसने, लेकिन वो फ़ोटो वायरल होगी और ये कहा जाएगा कि शहर में आग लगी हुई है, ये बिरयानी खा रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियाँ पुलिस के लिए की जाती हैं। बहरहाल अफवाह इतनी ज़बरदस्त हुई इस दबाव के कारण कि हर रात कोई न कोई भिखारी या पागल अगर रात में मिल गया तो लोग उसकी पिटाई करने लगे। पिटाई करके उसे स्थानीय थाने पर पहुंचा दिया करते थे और एक एक रात में एक एक थाने पर 20-20, 25-25 इस तरह के गरीब, फटेहाल, पागल, भिखारी ये सब जमा होने लगे। पब्लिक जिसको देखती थी उसी को कहती थी कि बस बस यही है, यही पागल है जो रात में पत्थर से मार देता है। इतना दबाव हुआ कि केरल के डीजीपी ने एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें इमरजेंसी मीटिंग की उन्हें गवर्नमेंट से कहा गया कि शहर दहशत में है, इसका इंतज़ाम तुरंत किया जाए, जो भी ये घटनाएं कर रहा है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। एडीजी साउथ जोन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने एक टीम बनाई। टीम का इंचार्ज कोल्लम सिटी के सिटी पुलिस कमिश्नर को बनाया गया। वो श्री देवेश कुमार बेहरा थे। वो कोल्लम तक आए, सारी बात सबऑर्डिनेट ऑफिसर से पता की, शहर को 3 भागों में विभक्त किया जहां जहां ये घटनाएं हुई थी। इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की बड़ी बड़ी 3 टीमें बनाई गई। उन्हें टास्क सौंपा गया उनके उनके इलाके में जहां जहां ये 7 हत्याएं हुई हैं वहां उसी समय में, यानी हत्याओं का पीरियड रात में 12 बजे से और 3 बजे के बीच पाया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी और अदरवाइज भी। तो उसी समय में वहाँ ये टीम कैंप करके आने जाने वालों से, दुकान के जो दुकानें बंद हैं उनकी दुकानें खुलवा के उनसे कितने लोग इस पार्क में सोते हैं, कब कब सोते हैं, कौन आता है, इस तरह की बातें, ताकि एक डाटा बैंक तैयार किया जाए और उसी में से इस व्यक्ति को, इस हत्यारे को ढूंढने का प्रयास किया जाए। पूरे इलाके को कवर किया गया, गली कूचे, पार्क, सड़क, फुटपाथ, फ्लाईओवर के नीचे, जहां जहां रुकने के स्थान, खाली स्थान हो सकते हैं सार्वजनिक, उन सब जगह गहराई से लोगों से पूछताछ की गई। 2 महीने की इस कड़ी मेहनत और प्रयास से एक फायदा ये हुआ कि इन 2 महीनों में इस तरह की कोई हत्या कोल्लम शहर में नहीं हुई। 2 नवंबर 2012 को, अच्छा, पुलिस कोई भी अगर सो भी रहा है तो उठा देती थी, कब से सो रहे हो, कहाँ काम करते हो, जहाँ काम करता है वहाँ फ़ोन करके वेरीफाई करते हैं कहाँ का है ये, कब आया था, रात में कब रहता है, कब गायब हो गया, इस तरह की और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पुलिस ये जानने का प्रयास करती है कि ये कहाँ तक गया होगा या कहीं ये तो नहीं शामिल है इस घटना में। बहरहाल 2 नवंबर 2012 को इसी तरह की एक्सरसाइज में नेहरू पार्क एरिया में एक व्यक्ति को रात में पुलिस की एक टीम ने पकड़ लिया। वो व्यक्ति दुबला पतला, सामान्य, बड़ी बड़ी आंखें और करीने से काटी हुई मूछें थी उसकी, और वो चेकदार शर्ट और पैंट पहने हुए था। पुलिस ने उससे पूछा, कहाँ हो, इस समय कहाँ घूम रहे हो, कहाँ काम करते हो। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ शुरू की, उसने फिर वही कपड़े उतारना, इधर उधर की बातें करना, बाल नोचना, पैंट उतार देना, चप्पल अपनी फेंक देना दूर पर। पुलिस फिर थोड़ा दबाव में आई। पुलिस ने कहा, लगता है ये पागल है। लेकिन जो टीम थी, उस टीम में सीनियर पुलिस ऑफिसर थे प्रसन्ना कुमार,
कोल्लम पूर्वी क्षेत्र के सर्किल इंस्पेक्टर थे वी सुगंधन और सब इंस्पेक्टर थे जी गोपा कुमार। जी गोपा कुमार ने उसको लाइट में अच्छे से पहचान के कहा कि सर ये 10 जून के आसपास इसको हम लोगों ने 10 जून के आसपास इसे हम लोगों ने पकड़ा था, जब दूसरा मर्डर हुआ था। उसके बाद दूसरे मर्डर का मतलब अप्पुकुट्टन आचार्य की हत्या के बाद, उस समय भी इसने एग्जैक्टली ऐसी ही हरकत की थी और हम लोगों ने इसे मेंटल असाइलम यानी पागल खाने भेज दिया था। ये वहाँ से कब आ गया? क्योंकि इसके भेजने के बाद भी जब सब हत्याएं हुई तो थाने ने ये मान लिया कि ये आदमी वाकई पागल था, हत्या किसी और ने की है। प्रसन्ना कुमार को, जो सीनियर पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा असाइलम से ये कब आया, लेकिन उससे पूछने पर वो सिर्फ उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। रात में ही उन्होंने असाइलम के डायरेक्टर को जगाया और ये कहा कि इस तरह का एक आदमी 10 जून 2012 को रात में पकड़ा गया था और 11 या 12 जून को आपके यहाँ भेजा गया था। इसका क्या स्टेटस है? जो अटेंडिंग डॉक्टर थे जिन्होंने उसका इलाज किया था, रात ही में उनको जगाया गया और उनसे प्रसन्ना कुमार की बात कराई गई। उन्होंने बताया कि मैंने ही इसकी पूरी मेडिकल जांच की थी। ये पागल होने का नाटक करता है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है और मेंटली 100% साउंड है। और इतना पता करने के बाद हम लोगों ने इसे घर जाने दिया था, छोड़ दिया था। थाने पर जो कोई भी ड्यूटी अफसर उपलब्ध था उसको बता भी दिया था कि आपके थाने से एक व्यक्ति मेंटली अनसाउंड बता के भेजा गया था, हमने उसकी जांच कर ली, वो बिल्कुल ठीक है और उसको छोड़ दिया है, वो घर पर चला गया है। जैसे ही ये पूरी बात मिस्टर प्रसन्ना को पता लगी, उन्होंने कहा कि जब मेडिकली ये जांच की गई तो ये आदमी मेंटली फिट था और आज भी ये वैसी ही हरकत कर रहा है जैसा SI जी गोपा कुमार ने बताया था। लिहाजा इसे थाने ले चलिए। थाने पहुंच गया। थाने जब जैसे ही पहुंचा तो वहां पेट्रोल कार की रात की ड्यूटियां खत्म करके जो सिपाही वापस आए थे, ड्राइवर वापस आए थे, उन्होंने इसे देखते ही बताया कि हम लोग भी इसे कई बार रास्ते में इंटरसेप्ट कर चुके हैं। जैसे ही उतर के घेर के इससे पूछताछ शुरू की जाती है, ये अनर्गल बातें, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना, सिर पटकना, हाथ पैर पटकना, ये सब शुरू कर देता है। तो हम ये मान के कि ये पागल व्यक्ति है, उसे छोड़ दिया करते थे। सभी ने बताया कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये सड़क पर घूमता हुआ मिलता था और अगली बार जब ये दिखाई पड़ता था तो हम लोग रोकते भी नहीं थे। टीम के इंचार्ज ने बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका इलाज मेंटल असाइलम में यानी पागल खाने में जिस डॉक्टर ने किया था, मैंने अभी उनसे बात की। उनका बड़ा स्पष्ट ऑब्जर्वेशन है कि ये सिर्फ पागल होने का नाटक करता है। ये बिल्कुल मेंटली फिट है, मेंटली साउंड है, 100% मेंटली साउंड है। जब पुलिस को ये पता लगा तो सामान्य रूप से शांत रहने वाली सहृदय केरल पुलिस के जवानों ने, जो बहुत ज़्यादा केरल पुलिस के बारे में ये नहीं बताया जाता कि वो कभी बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हुई हो या ह्यूमन राइट्स का ज़्यादातर पालन करते हैं, लेकिन इतनी हत्याओं के बाद कुछ सिपाहियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इसकी श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। बहुत देर तक श्रेणीबद्ध पूछताछ में टिक नहीं पाया और उसने ये बताया कि साहब मैं 4 साल 2 मर्डर्स के आरोप में जेल की सजा काट चुका हूँ। पूछताछ करने वाले सन्न रह गए कि जिसे हम पागल समझ रहे हैं उसने पहले ही 2 हत्याएं कर रखी हैं और उससे डिटेल पूछा गया। उसने बताया कि वर्ष 1996 में मुड्डाक्कल कोल्लम का एक मोहल्ला है, इलाका है,
वहाँ राजशेखरन की मैंने ऐसे ही हत्या की थी, और उस आरोप में मुझे मौके पर देखने वाले कुछ लोगों ने दौड़ा के पकड़ लिया था। पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया। मैं 4 साल बाद छूट कर आया। ट्रायल भी हुआ, मैं छूटा भी इसलिए कि कोई चश्मदीद गवाह उनको सिर्फ उस व्यक्ति के जिसने दौड़ाया था कोई नहीं मिला, और लैक ऑफ एविडेंस में मुझे छोड़ दिया गया। फिर ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया और 2007 में कारीकोडे में शमीर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर पकड़ा गया, फिर जेल गया, और वहां भी फिर ये 4 साल जेल में रहा। 2011 में ये जेल से छूट कर आ गया। उसकी शक्ल सूरत, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके रिस्पांस और ये बताने उसके रिस्पांस और उसके इस बताने के तरीके से पुलिस को इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। ठीक अगले दिन 3 नवंबर 2012 को एक टीम जेल में इसके कहे अनुसार जो तिथियां थीं उसमें रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए भेजा गया। 2-3 घंटे में ही वो टीम लौट आई और ये बताया कि ये बिल्कुल सही बता रहा है। 4 साल ये 1996 और फिर 4 साल 2007 में ये जेल काट चुका है। दोनों केसेस में इसकी जो फोटोग्राफ हैं वो जेल का जो कैदी फाइल होती है उसमें फोटो लगी हुई हैं। ये सेम व्यक्ति है जो थाने में है। इतना सुनते ही फिर पुलिस का आपा खो बैठा। पुलिस आपा खो बैठी क्योंकि पुलिस उससे इन सारी हत्याओं के बारे में पूछताछ कर रही थी जो वो किसी कीमत पर बताने को तैयार नहीं था, और इस मार से बचने के लिए ही उसने ये पुरानी 2 हत्याएं बता दी थी। लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि ये कतई पागल नहीं है, पहले ही 2 बड़ी हत्याएं करके जेल जा चुका है, लैक ऑफ एविडेंस में छूट भी चुका है, तो पुलिस ने फिर उनकी विधि विधान से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की। सभी 7 हत्याओं के बारे में इस व्यक्ति ने बता दिया। इसने अपना नाम मोटा नवाज बताया, मोटा। यह भी बताया कि वो कोल्लम का ही रहने वाला है, और सारी 7 घटनाएं जो उसने बताई कि मैंने की हैं, उन 7 घटनाओं के मौके पर ये ले गया। उनको कंफर्म किया क्या पहने थे, किधर मुंह करके सोए थे, सीधे सोए थे, चित्त सोए थे, पट सोए थे। फोटोग्राफ्स जो मौके की थाने के रिकॉर्ड में थी उनसे मिलान किया गया, सारी चीज़ें सच निकली। मोटा नवाज वर्तमान में भी जेल में है और 10 साल से जेल में है। 7 मर्डर्स के आरोप इस पर तय हुए। इनमें से 7 मर्डर्स के आरोप तय हुए और ट्रायल इसका अब शुरू हो गया। दिक्कत ये थी कि एक तो पहला मर्डर जो इसने किया, जिस व्यक्ति की आज तक पहचान नहीं हो पाई, पुलिस ने ये मान के कि लेबर है, मार दिया गया, आपस का झगड़ा होगा, किसी से लड़ाई हुई होगी। लेकिन जब संख्या ज़्यादा हो गई तो पुलिस ने एविडेंस भी कलेक्ट करने शुरू किए। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि किसी भी केस में कोई आई विटनेस नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और शायद इसीलिए ट्रायल में देरी हो रही है। आज का स्टेटस मोटा नवाज का है कि वो जेल में है और किसी भी मुकदमे का ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात इसके मारे गए लोगों में कि किसी भी व्यक्ति को कोई सेक्सुअली हैरेस नहीं किया गया। सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी निशान पोस्टमार्टम में नहीं बताए गए। उनके पास रखा हुआ कोई सामान चोरी नहीं हुआ। उनकी जेब में रखा हुआ कोई पैसा गायब नहीं हुआ। इन 7 लोगों में 2 लोगों ने घड़ी भी लगा रखी थी, सस्ती घड़ियां। उस ज़माने में घड़ियों का ही चलन था। सस्ती घड़ियां लगा रखी थी, लेकिन
घड़ियों को भी नहीं छुआ गया। मोटिव के बारे में कई एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की सेवाएं ली गईं। बहुत लंबे लंबे इंटरोगेशन किए गए कि आखिर वो कब ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है, ताकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उससे कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकें। लबोलवाब ये कि ये रोज शाम को 4 बजे सो जाता था। पहली पाली में काम करता था, कभी सेकंड पाली में काम नहीं किया। फर्स्ट जो सवेरे से जो 4 बजे या 5 बजे से जो पाली शुरू होती है उसमें काम करता था। 3 बजे घर या अपने रूम पर आ जाता था। आने के तुरंत बाद सो जाता था। रात में 12 बजे ये उठता था और उठ के ये घूमना शुरू करता था। अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? अच्छे खाने की तलाश में ये हमेशा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे, जहाँ पर रात में भी खाने के ढाबे खुले होते हैं, वहीं जाता था। वहाँ खाना खाता था, फिर वापस आके सवेरे उठ के फर्स्ट पाली के अपने काम में लग जाता था। साइकोलॉजिस्ट ने और साइकेट्रिस्ट ने इससे बातचीत करके एक इन्फ्रेंस ये निकाला कि ये 8 साल जेल में रहा और इसे जेल के खाने से नफरत हो गई थी। जब कभी इसे अच्छा खाने की, जब भी इसे भूख लगती थी तो इसका कहना था कि मुझे जेल के खाने की याद आ जाती थी। सूखी रोटियां और चावल शायद वहाँ ज़्यादा खाया जाता है, पुराना दुर्गंध युक्त चावल, इस तरह की बातें उसने जो इंटरोगेटर्स को बताई कि उसकी याद जब आ जाती थी तो मेरा खून खौलने लगता था और मुझे जितने लोग सोते मिले या सोते दिखाई पड़ गए, मुझे लगता था कि ये जेल के वार्डन हैं, जेल के चौकीदार हैं, और अपना गुस्सा उनके सिर पर भारी पत्थर फेंक कर, भारी पत्थर से चोट पहुंचाकर उनको मार देता था। और उसके बाद फिर उसकी जो भूख थी वो खाना खाने के मारने के बाद खाना खाता था, तब उसकी ये भूख शांत हो जाती थी। उसने ये भी इंटरोगेशन में बताया कि जिस दिन मेरा, जिसको कहते हैं कि सिर गर्म हो गया, मुझे जेल के खाने की याद आ गई लेकिन शिकार नहीं मिला, मैं उस दिन कभी खाना नहीं खाता था। सामान्य रूप से जो खाना मिल गया मैं खा लेता था, लेकिन जिस दिन सो के उठने के बाद मुझे अच्छे खाने की याद आ जाए, फिर मुझे मेरे सर पर किसी की मौत का भूत सवार होता था। जब तक मैं मार नहीं लेता था तब तक मैं खाना नहीं खाता था। हालांकि 96 और 2007 की हत्याओं में वो लैक ऑफ एविडेंस में बरी हो गया, लेकिन बाकी की हत्याओं में जो ट्रायल चल रहा है उनमें किसी में भी आई विटनेस अकाउंट किसी का नहीं है। और इसलिए ये लगता है कि इसको गंभीर सजा अदालतों से शायद ही मिल पाए। फिर वही बात होगी, आप लोग लिखेंगे कि सीरियल किलर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में क्यों नहीं अदालत मानती, लेकिन अदालत कहाँ से मानेगी? आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अदालतों में रखी हुई वो न्याय की देवी, इसीलिए उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है, वो तो सबूत देखेंगे। आज की घटना, सीरियल किलर की श्रृंखला में आज 11वां सीरियल किलर मोट्टा नवास। उसकी मनोस्थिति के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। सीरियल किलर जो कल वाला था उमेश शेट्टी, उसके बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने यह ओपिनियन दी कि ये प्रतिजातीय मानव है, यानी भिन्न लिंग पोषित या भिन्न लिंग
आकर्षण वाला व्यक्ति है, क्योंकि जो उसकी आदतें थीं, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनना, उन्हें सूंघना, बिना सूंघे हुए नींद का ना आना, फिर बलात्कार करना, अंडरगारमेंट्स को सूंघने के बाद बलात्कार करना, तब पता नहीं कौन सी किस तरह की ये मनोदशा है कि इस मनोदशा का वर्गीकरण किया जाना बहुत मुश्किल है कि ये मनोवृत्ति उसमें क्यों आई और किस लिए आई। यही आज के सीरियल किलर के बारे में है, मोटा नवाज के बारे में, कि मध्य रात्रि में सोकर उठने के बाद जब उसे खाना खाने की उदराग्नि परेशान करती थी तो उसकी क्षुधा या भूख तब तक शांत नहीं होती थी जब तक वो किसी व्यक्ति को मार नहीं देता था। उमेश रेड्डी और मोट्टा नवाज के बारे में ये भी कहना गलत होगा कि दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, क्योंकि दोनों के बारे में मनोचिकित्सकों द्वारा गंभीरता से बड़ी बड़ी जांचें की गई थीं और यह पाया गया था कि दोनों को किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं है, दोनों ही विक्षिप्त नहीं हैं और दोनों ही स्वस्थ दिमाग और मस्तिष्क के व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में ऐसा गंभीर विरोधाभास है कि इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है। बहुत विचार किया मैंने इसमें, बहुत स्टडी की मैंने, बहुत इसमें संबंधित लिटरेचर देखने की कोशिश की, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई। शायद इसलिए भी कि ब्रेन का यानी मानव मस्तिष्क का की जो संरचना है वो शरीर के किसी भी अंग से सबसे ज़्यादा जटिल है। किस भाग में कौन सी प्रवृत्ति पल रही है, किस भाग के एक्टिवेशन से उसकी कौन सी प्रवृत्ति जग जाहिर हो रही है या शरीर पर आ रही है, इसको बता पाना शायद बहुत मुश्किल है। किसी को मारना, बलात्कार करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना, उससे जो मिलने वाला सुख है उसके बारे में तो दिया हुआ है कि वो सैडिस्टिक प्लेजर है। वो जो उसकी एक्टिविटी है वो उसको एक सुख प्रदान करती है, एक तरह का उसको कहते हैं आनंद प्रदान करती है ऐसा करने से। इसको तो बताया गया है कि ये सैडिस्टिक प्लेजर है, लेकिन इस प्लेजर को पाने के लिए इन सीरियल किलर्स 11 ने अलग अलग उसके तरीके हैं या अलग अलग उसके कारण हैं। किन्हीं दो सीरियल किलर्स का एक ही कारण नहीं है। सदाशिव फुर्सतगंज वाला, उसको जब नींद नहीं आती थी तो वो एक हत्या करता था, तब वो सोता था 2 दिन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा उसके साथ कि सोने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करना? चंद्रकांत झा शव के साथ खाने में ये आनंदित होता था, आह्लादित होता था, प्रसन्न होता था, प्लेजर मिलता था। अब आखिर ये कहां से आया, क्यों आया? प्लेजर तो उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि मारने के बाद उसके शव के साथ बैठ के खाना खाना, लेकिन ये आया कहां से? ये रास्ता कैसे सैडिस्टिक प्लेजर को पाने के लिए ये रास्ता कब और क्यों अख्तियार किया गया? उमेश रेड्डी का मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो क्या करता था, केवल अंडर गारमेंट्स के का उसको नशा था, सूंघने का, उतारने का, रखने का, इकट्ठा करने का शौक था। अब आखिर ये कहां से आया? लेकिन अल्टीमेट वही था, सैडिस्टिक प्लेजर। गोल सबका वही है या पहुंचते सब वही हैं, लेकिन रास्ते इतने डाइवर्स, इतने अलग अलग, ये बात समझ में नहीं आती है। मोटा नवाज, अच्छा खाने की भूख जब लगे तो वो हत्या कर देगा। मतलब सामान्य रूप से अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या है। उसने जो कहा या जो साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने जो एक्सप्लेन किया कि साहब ये 8 साल जेल में रह के जेल के खाने से इसको इरिटेशन हो गया, एलर्जी हो गई।
तब ये गुस्से में भर के किसी को मारने के बाद ही अच्छा खाना खाता था। सैडिस्टिक प्लेजर के लिए ये जो फितरत है, ये जो दिमागी फितरत है, ये किन परिस्थितियों में बन जाती है? एक कारण ये हो सकता है कि इन सभी के साथ युवा अवस्था में ऐसी कोई घटना हुई हो जो इस तरह के प्लेजर पाने के लिए तरह तरह की अलग अलग तरह से ये सैडिस्टिक प्लेजर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये भी इसी का सिर्फ दोष है, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने लंबे लंबे इंट्रोगेशन के बाद भी किसी सीरियल किलर ने ये नहीं बताया कि किस मोमेंट से ये सैडिस्टिक ड्राइव उनके अंदर आती है। क्या देखने से, क्या सुनने से, क्या खाने से, क्या याद करने से ये सैडिस्टिक ड्राइव उनके अंदर आती है और वो सैडिस्टिक प्लेजर के लिए इस तरह का काम करते हैं। एक ही गोल के लिए, सैडिस्टिक प्लेजर के लिए इतनी तरह की विधाएं इस्तेमाल करने वाले ये 11 सीरियल किलर्स, इनके मनोविज्ञान को समझना बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल काम है। किस्सा गोई परिवार के एक हमारे बहुत ही सुधी श्रोता हैं, उन्होंने सुबह एक बहुत लंबा मेल भेजा। वो MBBS डॉक्टर हैं। अभी उन्होंने लखनऊ के KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पिछले साल MBBS की डिग्री हासिल की और अब वो PG कर रहे हैं। बहुत लंबा मेल भेजा। उन्होंने कहा, उमेश शेट्टी का मैंने जो प्रोग्राम था उसे कई बार देखा और उसके बारे में वो कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सेक्सुअल परवर्जन, अच्छा दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इस 11 जो मैंने आपको 11 ये सीरियल किलर्स की कहानी बताई है या किस्सा बताया है या क्राइम बताया है, इनमें से 5 सेक्सुअली परवर्टेड थे। एक तो सतीश, वो हरियाणा वाला जो 4 साल से 5 साल या 7 साल की बच्चियों के साथ रेप करता था। दूसरा उमेश शेट्टी। तीसरा M जैक शंकर जो 50 साल से ऊपर की महिलाओं के साथ ही बलात्कार करता था और बलात्कार करने के बाद उन्हें मार दिया करता था। तीसरा भरत कालीचरण अक्कू, वो भी सेक्सुअली परवर्टेड था। अपनी धमक बनाने के लिए, दहशत बनाने के लिए महिलाओं को सड़क पर और दिन में लोगों के बीच वो उनका बलात्कार करता था। वो भी सैडिस्टिक प्लेजर, उस परवर्जन का एक जिसे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल है। अगला दरबारा सिंह, साइकिल पर टॉफी लेके चलना और 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देना, ये भी सेक्सुअल परवर्जन का एक एग्जाम्पल है और घनघोर एग्जाम्पल है। 11 में से 5 सेक्सुअली परवर्टेड लोग थे। आज जो हमारे सुधी श्रोता ने मेल भेजी, उन्होंने ये बताया कि सेक्सुअल परवर्जन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है फॉरेंसिक मेडिसिन में। MBBS की पढ़ाई में फॉरेंसिक मेडिसिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका एक बहुत बड़ा भाग सेक्सुअल परवर्जन पे दिया गया है। सेक्सुअल परवर्जन की कुछ, इसमें कुल 33 कैटेगरी हैं सेक्सुअल परवर्जन की, 33। कुछ तो मैं अभी उस लिस्ट से जो उन्होंने अटैच करके भेजी है पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन कुछ को बताना वो मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत खराब उसके जो तरीके हैं बताए गए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं उसे कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा। आप पढ़ें कि ये 33 प्रकार कौन कौन से हैं। और अगर किसी बच्चे में, उसमें ये भी लिखा है कि जब ये मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन की उस चैप्टर में जब ये सेक्सुअल परवर्जन के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और अनिवार्य रूप से ये आता भी है परीक्षाओं में,
तो ये ऐसा कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल एक दशा है, मनोदशा है, जो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर बहुत अर्ली या बहुत युवा, बहुत शुरुआती उम्र में ही वो दिखाई पड़ने लगती है। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करता हूँ, लेकिन बाकी आप लिस्ट में पढ़ लें। मैंने बताया एक तो ये सैडिज्म की बात करते हैं, टॉर्चरिंग द पार्टनर। दूसरा डिपॉल्डिज्म की बात करते हैं, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बीटिंग। तीसरा था अंडिजिनिज्म, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन विद द स्मेल ऑफ यूरिन। छी, मैंने नहीं सुना था ये। मैं धन्यवाद करूंगा अपने उन किस्सा गोई के परिवार के एक सदस्य का, जो पार्ट 1 से देख भी रहे हैं। कमेंट बहुत कम करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। उन्होंने ये जानकारी मुझे दी और मैं ये चाहता हूँ इस जानकारी आप जरूर इसे देखें। अगला मैं बताऊं, नेक्रोफेजिया, सेटिस्फैक्शन आफ्टर ईटिंग डेड बॉडी। निठारी वाले अभियुक्तों की बात है, ईटिंग डेड बॉडीज। अगला है नेक्रोफीलिया, सेटिस्फैक्शन आफ्टर हैविंग सेक्स विद डेड बॉडी। उमेश शेट्टी मानसिक रूप से जो उसको बीमारी थी, वो बीमारी नेक्रोफीलिया थी। डेड बॉडी से वो सुख प्राप्त करने वाले या सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले। अगला जो मैंने आपको बताया वो है ट्रांसवेस्टिज्म। ये भी उमेश शेट्टी का है, वियरिंग क्लॉथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स एंड देयर बाई सेक्सुअली सेटिस्फाइड। बाकी जो है वो बहुत मुश्किल है कि मैं आपके सामने इस मंच पर बता पाऊं। अगला पायरोमेनिया, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बाय सेटिंग फायर। आग लगा के कोई कैसे सेक्सुअली सेटिस्फाई होगा, मेरी तो समझ के परे है। मेरे इतने लंबे कार्यकाल में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति, या मैं उसको समझने में समझ नहीं सका, फेल हो गया। फ्रोट्यूरिज्म, ये इसको पढ़ना ठीक नहीं है। अगला है जिरेंटोफिलिया, सेक्सुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स ओल्डर पर्सन। इस श्रेणी में एम जय शंकर आता है, जिसने 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर की महिलाओं को बलात्कार करके मार दिया था। और बाकी जो हैं, जो मैंने आपको बताया बच्चों के साथ वो सैडिस्टिक, बाकी और इसमें डेफिनीशन है, आप इसे ज़रूर देख लें। इसके अलावा मैं आज के अभियुक्त उसकी फ़ोटो भी डालूंगा। हालांकि हमारे कुछ किस्सा गोई परिवार के मित्रों को बहुत मतलब इस पर आपत्ति है। आपत्ति उनकी ठीक भी है कि साहब ऐसे घिनौने व्यक्तियों को देखना भी पाप है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आप इन्हें देखकर कोशिश करें कि इस तरह के आदमी की क्या मनोवृत्ति हो सकती है। आज जो लिस्ट में मेडिकल के स्टूडेंट की, दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी ये बताई कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, ये एक तो उन्होंने ये बताया कि ये जिस व्यक्ति दूसरे लिंग के कपड़े पहनकर यौन सुख की प्राप्ति करता है, इसे हिंदी में प्रतिजातीय वेश धारण कहते हैं और आईपीसी में ये दंडनीय नहीं है। कौन कौन सा ये सेक्सुअल परवर्जन का ऑफेंस दंडनीय है, वो भी उस लिस्ट में किसी किताब से फोटोकॉपी करके उन्होंने भेजी है। धन्यवाद करूंगा मैं उनका, 1000 बार धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मेरी जानकारी में भी और किस्सा गोई परिवार की जानकारी में भी बहुत बड़ा इजाफा किया है। दूसरा एक प्रकार उन्होंने बताया जिसके बारे में उनका ये कहना है कि एक और परवर्जन का दूसरा तरीका है कि एस्फिक्सिया, यानी ऐसा व्यवहार करके जैसे उसका दम घुट रहा है, ऐसे में यौन सुख को प्राप्त करना। सीनियर्स ने यह बताया कि उनके समय में या जब वो पोस्टमार्टम ड्यूटीज में रहा करते थे,
तो एस्फिक्सिया से मरने वाले 2-3 लोगों के पोस्टमार्टम हुए जो महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन घर वालों ने टाल मटोल करके इस बात को जाने दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये महिलाओं के कपड़े पहनकर क्यों ऐसा करता था, उन्होंने बेइज्जती या बदनामी के डर से कभी इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये जरूर था कि उन्हें पता था बचपन से ये ऐसा ही करता है। बहरहाल किस्सा गोई परिवार के लोगों को मेरी सलाह है कि ये सामान्य से दिखने वाले इन व्यक्तियों से दूर रहा जाए जो अननोन हैं, अनजान हैं और किसी वजह से अप्रोच कर रहे हैं, पास आने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे दूर रहा जाए, इनकी बातों में ना आया जाए, चाहे रिक्वेस्ट वाली बात हो, चाहे हेल्प वाली बात हो, या डराने की बात हो, या पूजा पाठ की बात करें, लेकिन अनजान है तो इनसे दूर रहें, इनकी बातों में ना आएं, लेकिन इनके साथ कोई दुर्भावना प्रदर्शित न करें। हमें लगता है शायद यही 2-3 चीज़ें हैं जिनसे इनसे बचाव किया जा सकता है, इस तरह की मानसिकता वालों से। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।